सभी साथियों को राम राम। अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों, समाज सेवियों, मेरी बहनों, भाइयों, शिक्षकों, सबको प्रणाम। आदरणीय श्री सोडान सिंह तरार जी का हार्दिक धन्यवाद है। मैं इस मंच से अभी कुछ ही दिन पहले जुड़ी हूँ। मैंने आप सबके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर सोडान सिंह तरार जी ने तैयार किया है। इस मंच पर उपस्थित मैं सभी का स्वागत करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय रविता नागवंशी जी, जो कि नेशनल मोटिवेटर हैं मध्य प्रदेश की, आदरणीय भारती बहल मैडम, आदरणीय अनीता चौधरी मैम, आदरणीय मीना शर्मा जी मैम, आदरणीय रामनारायण चौधरी सर, आदरणीय संदीप सर, आपका नाम मैंने नवोदय क्रांति में बहुत सुना है। आदरणीय संदीप सर, अंजलि मैम, मैडम राजपुनिया जी, बहुत से नाम हैं पर सबके नाम यहाँ लेना संभव नहीं है, इसलिए आप सबका स्वागत है। वैसे तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर इस मंच पे मुझे बोलने का अवसर मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। समाज में विभिन्न कुरीतियाँ व्याप्त हैं। इन कुरीतियों से लड़ने के लिए हमें नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्कार मंच में नैतिक शिक्षा पर उद्बोधन चल रहा है। मैंने कुछ लोगों को सुना है, बहुत ही उत्तम विचार हैं आप सबके। जयराम जी की सोडान सर, अनिला चौधरी मैडम जी नमस्कार, सतीश शर्मा जी नमस्कार। आज का जो परिवेश है, आज का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग, इसमें सारे लोग आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं। हमारे आसपास इतना सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता का पतन, संस्कृति का ह्रास, इतनी सारी चीज़ें। इन सब में अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो नैतिक शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। बच्चों को संस्कार प्रदान करके ही हम कुछ कर सकते हैं। कई बार जब बैठो तो समाज के बारे में सोचो तो मन में ये विचार आता है कि ऐसा क्यों? क्या हम में अब नैतिकता नहीं रही? नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? आज इस विषय पर विचार करना नितांत आवश्यक हो गया है कि ये ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसका कारण है हमारे समाज का निरंतर विघटन होता जा रहा है। हम वैदिक संस्कृति से आधुनिकता की ओर चले जा रहे हैं और जितना हम आधुनिकता की ओर जाएंगे, हमारी नैतिकता का निरंतर पतन होगा। नारायण राम सर जी, राम राम।
चांद चौधरी सर जी राम राम। सोडान सर जी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज हम बच्चों को देखें, युवा पीढ़ी को देखें और समाज के किसी भी व्यक्ति को देखें, मुझे लगता है कि हर जगह नैतिकता बहुत कम रह गई है। हमारे देश में बच्चे, युवा उन्नति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे हैं। उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उत्पन्न हों, जिससे वे अपने परिवार से लेकर राष्ट्र तक की भूमिका निभा सकें। आज शक्ति और संसाधन हासिल करने की अंधी दौड़ में मानव मूल्यों को हम छोड़ते जा रहे हैं। चारों ओर संस्कृति पर, संस्कारों पर, आस्था पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं। लोग इन सब महत्वपूर्ण बातों को दकियानूसी और परंपरावादी कहकर नकार देते हैं। बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते आजकल। हमारे पास पड़ोस में, हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है उससे कोई सरोकार नहीं किसी को। वे अपने में मस्त हैं। बुजुर्ग या बड़े उन्हें नसीहत देते हैं तो वे मानते नहीं हैं। मशीनी संस्कृति इतनी ज़्यादा पनप गई है कि लोगों में मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मानवीय संस्कृति को पाश्चात्यीकरण ने पूरी तरह खोखला कर दिया है। इसका प्रमुख कारण आज की आधुनिकता शैली है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है संयुक्त परिवारों का विघटन, आपसी संवेदनहीनता, संवादहीनता। ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण परिवारों का विघटन हुआ है। संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे बड़ा कारण तो संवेदनहीनता ही और संवादहीनता है। लोगों में दूसरों के प्रति संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। हीरा राम सर जी राम राम। एक दूसरे से व्यवस्थित संवाद नहीं होता। किसी को समस्या है तो वे आपस में उसका निराकरण नहीं करते, बल्कि धारणाएं बना लेते हैं कि ऐसा सोचा होगा, ये कारण रहा होगा, और उसी के आधार पर चलते जाते हैं। जबकि हम बैठकर अगर आपस में एक दूसरे से बात करें, सामंजस्य स्थापित करें, अपनी समस्या पर चर्चा करें, चाहे वे बुजुर्ग और बड़ों के बीच की बात हो, चाहे बच्चों और बुजुर्गों के बीच की बात हो, माता पिता और बच्चों के बीच की बात हो। आजकल आधुनिकता के युग में सोशल मीडिया के विभिन्न उपकरणों के कारण संवादहीनता तो चरम पर है। और ये जो कारण हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी नैतिक शिक्षा से जुड़े हैं। बच्चों में और बड़ों में संवेदनाएं कम हो गई हैं, उनका भावनाओं से जुड़ाव कम हो गया है। और संवादहीनता और संवेदनशीलता दोनों के कम होने का एक प्रमुख कारण है समय का अभाव। आज की भागदौड़ की जिंदगी में समय सबके पास बहुत कम है, परंतु हमें अपने भावनात्मक जुड़ाव में रहना चाहिए। अगर हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं बच्चे से, बड़े से, तो ही हम नैतिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा ये सिर्फ खोखली बातें हैं। क्योंकि लोग बहुत अच्छी बातें बोलते तो हैं, कहते हैं प्रवचन मत दो, ऐसे प्रवचन समझ के भूल जाते हैं। अच्छे वचन बोलने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सब कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अच्छी बातें नहीं सिखाता, परंतु उन्हें आचरण में लाना प्रमुख है। आजकल व्यक्तिगत कार्यों को, आकांक्षाओं को अत्यंत महत्व देना, परिवार के सदस्यों को, खासकर बुजुर्गों की अवहेलना करना, व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सारी मर्यादाएं भूलकर उसे पाना चाहता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन सब का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है नैतिक शिक्षा। और नैतिक शिक्षा
यानी जो आचरण में लाई जा सके। किसी महान विद्वान ने कहा है कि हम आजकल युवाओं को, बच्चों को, समाज के ज़्यादातर व्यक्तियों को सिर्फ सूचनाएं दे रहे हैं, उनके मस्तिष्क में सिर्फ सूचनाएं उड़ेल रहे हैं और जीवन मूल्यों, अनुभवों व आध्यात्म की पूर्णता अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो शिक्षा दी जा रही है हमारे बच्चों, हमारे युवाओं को, वो सिर्फ उनके बौद्धिक स्तर को विकसित करने तक सीमित रह गई है। आज की शिक्षा संस्कारों का पाठ पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आदरणीय मंच, आप सब लोगों की प्रतिक्रिया आएगी तो ही मुझे लगेगा कि हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आज की शिक्षा संस्कारों का पाठ पढ़ाने में सक्षम नहीं है। इसका परिणाम आप सबके सामने है। बड़ों का सम्मान करना हर व्यक्ति भूलता जा रहा है। उसे नज़रअंदाज करना, बड़ों का सम्मान न करना, अपने छोटों को समुचित स्नेह न दे पाना, आज स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, पहले तो हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा है ही नहीं। राम राम वंदना राजपूत जी, मैम। और कुछ पुस्तकें जो नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में चलाई जाती हैं, वो कई जगह पूर्णतः लागू नहीं हो पाती। सिर्फ उनके पाठ पढ़ाकर हम अपनी इतिश्री कर लेते हैं बहुत सी जगह। माधुरी जायसवाल मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बच्चे का स्वभाव होता है कि वे अपने माता पिता, अपने गुरु और जिनको भी देखते हैं वे उसका अनुसरण करते हैं। तो हम जैसा माहौल उन्हें प्रदान करेंगे और जैसा हम खुद होंगे, बच्चे उसको डुप्लीकेट करते हैं। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ मैडम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो महज पुस्तकी ज्ञान तक और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बच्चों को जो मोरल वैल्यूज़ देते हैं, हमें उन्हें महसूस करवानी है। स्कूलों में उन्हें वो महसूस करवाना है। कैसे करवाएंगे? उनको प्रकृति के पास ले जाएं। प्रकृति में जो विभिन्न जीव जंतु हैं उनकी देखभाल, उनसे उन्हें कनेक्ट करना है। बच्चों को जैसे कनेक्ट होना आ जाता है भावनाओं से, प्रकृति सौंदर्य से, इन सब चीज़ों से, तो उसमें वो विचार उत्पन्न होने लगते हैं। घर में पेट्स होते हैं, बच्चे पेट्स की देखभाल करते हैं, तो उन्हें जो अनुभूति उत्पन्न होती है वो अनुभूति उन्हें महसूस करवानी है। जब बच्चे अनुभूति महसूस करते हैं किसी कार्य को कर कर, जो उन्हें फीलिंग आती है, वो फीलिंग महसूस करवानी है कि जब वे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हुए रास्ते में उन्हें सड़क पार करनी है और वहाँ सड़क पार करते हुए मान लीजिए उन्हें कोई दिव्यांग मिल जाता है, तो वो उस दिव्यांग की मदद कर पाएँ, उनमें वो भावनात्मक गुण हो कि वो उन्हें सड़क पार करवा पाएँ। वहाँ कोई उन्हें जीव जंतु असहाय मिलता है, उसकी मदद कर पाएँ। अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो हम उन्हें नैतिक शिक्षा दे पा रहे हैं। राजपुनिया मैम जी, राम राम। तो औपचारिक शिक्षा से शिक्षा का स्तर उतना बढ़ा है, परंतु अंतर्द्वंद ज़्यादा है। लोगों में कंपटीशन की भावना है और कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा है कि नैतिक शिक्षा को भूल जाते हैं। एन केन प्रकारेण सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को फेस करते हुए वे चरम पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही आगे बढ़ना चाहते हैं। शुभ संध्या मैम।
एक्चुअल में नैतिक शिक्षा है क्या? सबसे पहले तो हमें इसको ही समझना होगा थोड़ा सा। नैतिक शिक्षा का आशय व्यक्ति के उन गुणों के विकास से है जो उसके व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली बनाकर उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसी मानसिक स्थिति का निर्माण करते हैं जिसमें वह अपने से अधिक दूसरों के हित में अपना कल्याण समझता है। अर्थात वह शिक्षा जो मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का गुण प्रदान करती है, सच्चे अर्थों में मानव बनाकर उसे या उसके व्यक्तित्व का विकास कर उसे ऊंचा उठाना और उसमें सद्गुण का विकास करना। सद्गुणों को हम सिर्फ इस तरह से समझ सकते हैं जिन गुणों से समाज में हमको सम्मान मिलता है, समाज जिसको ओके करता है। शुभ संध्या मैम। हाँ, आज मौसम ठीक नहीं है, थोड़ी बारिश हो रही है इधर भी। हरि प्रकाश पवार सर, राम राम। हम नैतिक शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस क्षेत्र में तथ्य ज्ञान से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। सर्वप्रथम तो वह व्यक्ति को इस बात का ज्ञान कराती है कि उसका स्वयं, उसके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। थैंक यू सर, बहादुर सिंह साहू सर। जी शुक्रिया सर। तत्पश्चात उसके हृदय में इन सभी के प्रति, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव उत्पन्न करके उसे कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही राजपुनिया मैम जी। अपने से पहले दूसरों का भला सोचना ही नैतिक शिक्षा है, और ये हम तभी सोच पाते हैं जब हम भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ जाते हैं। तो भावना प्रधान है सब कुछ। नैतिक शिक्षा ऐसे संस्कार उत्पन्न करती है जो हमें अनेक कठिनाइयां आने पर भी मनुष्य कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा रामचरितमानस है। रामचरितमानस में राम की जो चरित्र का पूरे शुरू से लेकर अंत तक वर्णन किया गया है, उन्हें वैदिक काल में ऐसी शिक्षा दी गई थी जिससे हर कड़ी में, हर स्टेप में उन्होंने उसका आचरण किया। हर मुसीबत से लड़ने के लिए उन्हें प्रेरणा उसी नैतिक शिक्षा से मिली। पूरी रामायण, रामचरितमानस गुणों की खान है नैतिक शिक्षा के रूप में। अगर सिर्फ उसका ही अनुसरण घर घर में किया जाए और 2 लाइनें या एक संदेश रोज दिया जाए, वो भी बहुत कारगर है। वास्तव में इसका क्षेत्र स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। कुछ शब्द, 2 शब्द कहे हैं, उनमें ही पूरा सार सिमट के आ जाता है। युवाओं के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तब समाज में संस्कार और संस्कृति स्थापित हो जाए तो अपराध कम हो जाएंगे, एक दूसरे में प्रेम बढ़ जाएगा और जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। इस प्रकार नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानव जीवन के अनेक पहलू समाहित हो जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, स्वस्थ मन तभी हो सकता है जब स्वस्थ तन होगा, और स्वस्थ तन है तो मन सुंदर, मन में सुंदर विचार आएंगे। अगर व्यक्ति रोगी है तो वो
बहुत समय तक अच्छा नहीं सोच पाता, क्योंकि वह अपनी पीड़ाओं से, अपनी कुंठाओं से ही ग्रस्त रहता है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, सुंदर विचार, आसपास स्वच्छता रखना। स्वच्छता सौंदर्य को आकर्षित करती है। जब चारों तरफ स्वच्छता होगी तो सुंदर लगेगा, और सुंदरता मन को बहुत भाती है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता रहेगी तो ये भी नैतिकता का ही गुण है। आत्मज्ञान, ये थोड़ा बड़ा शब्द है, आत्मज्ञान, पर हम पता है हर जगह हर क्षण इससे जुड़े रहते हैं। बच्चे छोटे छोटे काम के द्वारा सीखते रहते हैं। एक चाय का कप रखा है और बच्चे को मना करो कि इसमें गर्म है चाय, इसको छूना मत, तो बच्चे उसमें उंगली डुबो के ज़रूर देखते हैं, और जब डुबो लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नहीं नहीं ये गर्म है, तो फिर वो आत्मअवलोकन करते कि अब ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे हम जीवन के हर स्टेप पे, हर अवस्था में उन्हें कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। मात्र उन्हें जोड़ना है उससे। चरित्र निर्माण, चरित्र के बारे में कहा गया है कि इंसान का संपूर्ण जीवन चरित्र के निर्माण में लग जाता है। अगर इंसान का चरित्र अच्छा है तो सब कुछ है उसके पास। इंसान के पास धन दौलत, रुपया पैसा, नाम, सब कुछ होने के बाद अगर अच्छा चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं। अपने आप पर संयम, पुरुषार्थ करना, न्यायपूर्ण तरीके से आमदनी करना। आमदनी तो सब जगह हो जाती है, आमदनी के जरिए बहुत हैं, लेकिन सही तरीके से आमदनी करना बहुत बड़ी बात है। आजकल इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है हर कड़ी में कि वहाँ अगर नैतिक शिक्षा का एक भी पॉइंट लागू हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाएगा। और नैतिक शिक्षा का आचरण सब करने लगें तो ये जो बड़े बड़े शब्द हैं ना, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ये सब खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, भगवान के बाद दूसरा नंबर हमारे माता पिता का आता है, जो भगवान का ही रूप है। अगर हमने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उन्हें सम्मान, उनके दुख सुख का ख्याल इतना ही रख लिया, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। अपने गुरुजनों की सेवा और माता पिता की सेवा किसी भी ईश्वर भक्ति से ऊपर है। ये दोनों कार्य आपने कर लिए तो ईश्वर की भक्ति स्वतः हो जाती है। और समाज कल्याण और राष्ट्र उत्थान में यही सारे गुण ऐसे हैं जो हमारे समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। नैतिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक शिक्षा से एकदम नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाए। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे जो धार्मिक धारावाहिक हैं, धार्मिक साहित्य हैं, राम राम रेखा मैम, जितेंद्र सर जी राम राम, हमारे जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, धर्म हमें कभी भी भटकने नहीं देता। अगर धर्म में हमारी आस्था है तो हम नैतिकता कभी नहीं त्यागते। तो धर्म से जोड़ना तो जरूरी है, परंतु धर्म का अर्थ यहाँ अन्यथा नहीं लें।
धार्मिक जो साहित्य है, धार्मिक जो धारावाहिक हैं, ये हमें अच्छी बातों का संदेश देते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ उसमें दिए गए संदेश की चर्चा करनी है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हमें अनैतिकता सिखाता हो। सारे धर्म हमें अच्छा मार्ग सिखाने का कार्य करते हैं। तो हमें धर्म और आस्था से ज़रूर जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति, जो युवा, जो बच्चे धर्म और आस्था से जुड़ जाते हैं, वे निश्चित ही अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, वे बुरे कार्यों से दूर रहते हैं। नैतिक शिक्षा का लक्ष्य नैतिक गुणों को व्यवहार में लाने से है। बहुत सारे नैतिक गुण हैं, ईमानदारी, सदाचार, विनम्रता, ऐसे बहुत से गुण सबको पता है, आप सबको पता है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर उन्हें आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। आचरण में अगर वो गुण हम ला पाए अपने समाज में, सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, चाहे हम हों या आप हों, हम सबको अपनी ये मानसिकता बना लेनी चाहिए कि हम हर पड़ाव पर इसे आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। आज आधुनिकता की बात करें तो मोबाइल ने ही बहुत कुछ बिगाड़ रखा है। एक फ़ोन आया, कहते हैं ना, बच्चे घर से, परिवार से, हम सबको देखकर सीखते हैं। अबोध होता है बच्चा, उसे आप जिस माटी में ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। हम उसे वो वातावरण ही प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, हम उसे अच्छा साहित्य पढ़ने को नहीं प्रोवाइड करवा पाते। उसे मोबाइल पर देखना क्या है हम नहीं सजेस्ट कर पाते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। हम अपना समय, बच्चा हमसे कुछ जानना चाहता है, बच्चा हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है, हमसे कुछ शेयर करना चाहता है, बच्चा हमारा सानिध्य चाहता है, हमारा प्रेम चाहता है, तो हमारे पास समय ना होने के कारण हम मोबाइल और टीवी तक उसको डाइवर्ट कर देते कि बेटा तुम टीवी देखो, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, बेटा तुम ये देख लो। मैंने तो यहाँ तक कहूँगी मैं आपसे कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको भी अगर बहलाना है, कुछ खिलाना पिलाना है या किसी बात के लिए बहलाना है, तो पेरेंट्स मोबाइल प्रोवाइड कर देते कि बेटा ये कार्टून देखो और ये लो खाना खाओ। और बाद में फिर जब वो उसका एडिक्ट हो जाता है तो फिर हमें बुरा लगता है। तो ये दे तो हम ही रहे हैं ना। तो हम शुरू से ही ये प्रयास करें, मतलब उसकी शुरुआती दौर से ही हम ये सब प्रयास करें नैतिक शिक्षा के, तो निश्चित ही हमें बाद में निराश नहीं होना पड़ेगा। सामाजिक वातावरण मनुष्य के आचार विचार को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में हम लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं और समाज उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनकी बड़ाई करता है, उन्हें शाबाशी देता है, तो भी आगे चलकर बहुत अच्छा करते हैं, संस्कारी बनते हैं। और वहीं कई बार बच्चे की अवहेलना होती है। बच्चा अच्छा काम करने के बावजूद उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, व्यक्ति को अच्छा काम करने के बावजूद उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसे अटेंशन नहीं मिलती, तो वो कई बार गलत रास्ते पर भी चला जाता है। तो एक ये बात भी मैं आप सब लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सब, बच्चा छोटे से छोटा कार्य करे, जो अच्छा हो, सुंदर हो, उसे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि प्रोत्साहन उसे सही दिशा देता है। उसको लगता है कि ये कार्य मैंने अच्छा किया तो मुझे ऐसे और कार्य करने चाहिए, और निरंतर वो उसकी तरफ अग्रसर रहता है। सत्संग, सत्साहित्य, स्वाध्याय नैतिक शिक्षा के ये महत्वपूर्ण अंग हैं। आजकल बच्चों, युवाओं में आगे बढ़ने की होड़ में
कुंठाएं आ जाती हैं। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो बच्चे उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते वे कुंठित हो जाते हैं, अनैतिक रास्तों को अपना लेते हैं जो उनके स्वयं के लिए और उनके परिवार के लिए, यहाँ तक कि हमारे समाज के लिए भी घातक होते हैं। नशा, लूटपाट, आजकल तो साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, ये सब उसी की उपज है, मन में आई कुंठाओं की। और ये मन में कुंठित भाव और ये सब आना, ये सब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक शिक्षा का सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण है। ये नैतिक शिक्षा के अभाव में ऐसा है। फैशन और फिजूल खर्ची, श्रमदान का दुरुपयोग, आजकल मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहना, हम सबको, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बड़े, सबको अकर्मण्य बना देता है। उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, बच्चे कमज़ोर होते हैं, श्रमदान नहीं कर पाते, श्रम की महिमा से दूर भागते हैं, बच्चे निरंतर मैदान से दूर भागते जा रहे हैं। आप बच्चों को 2 चॉइस दीजिए कि बेटा ये टीवी पर आपको गेम खेलना है और ये मोबाइल में गेम खेलना है और बाहर बैट बॉल खेलना है, तो निश्चित ही वह कंप्यूटर और मोबाइल पर बैठ के गेम खेलना पसंद करता है, बाहर क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करता। बच्चे मैदान से दूर भाग रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जो भुगतान हमको भरना पड़ रहा है, बच्चों की मासूमियत नष्ट हो रही है। बच्चे मशीन के गुलाम हो गए हैं। वे कंप्यूटर, वीडियो गेम, आईपॉड, मोबाइल, इन सब के अधीन होते जा रहे हैं। उनकी मासूमियत छीन ली है। आँखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिद्दी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें अपनी मनपसंद गेम खेलने को नहीं मिलता, मोबाइल नहीं दिए जाते, तो उनका व्यवहार इतना गंदा हो जाता है कि माता पिता उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका ही दोष है। वे समय रहते उनको क्यों नहीं रोकते टोकते। इसके लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी और मानव मूल्यों के बीच संतुलन बनाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। अगर इतना भी हम ध्यान रखें ना, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं है, तकनीकी का प्रयोग बहुत से अच्छे कार्यों में भी किया जाता है। आजकल जो पढ़ाई की जा रही है वो मोबाइल के जरिए ही हो रही है। अभी हाल ही में ऐसे कई चीज़ें, बातें सुनने को मिल जाती हैं कि टिकटॉक पर इस तरह का वीडियो बनाकर फांसी लगा ली, बच्चे ने किसी गलत साइट को दबाकर उस तरह का कार्य करने की कोशिश की और जान गंवा बैठा। तो ये ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा कि बच्चों को मोबाइल तो दें, पर कितना देना है, कब देना है, वह उस पर क्या कार्य कर रहा है। अगर गेम खेल रहा है तो किस तरह का गेम खेल रहा है, कितनी देर खेल रहा है। बच्चे को अगर हमने मोबाइल दिया है तो वो उसमें विषय वस्तु किससे संबंधित क्या चीज़ देख रहा है, ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा। अगर वह कोई ज्ञानवर्धक चीज़ देख रहा है तो इट्स ओके, देखना चाहिए। बच्चे को मोबाइल का इतना भी आदी नहीं बनाया जाए कि वह उसके बिना अजीब सा बिहेव करने लगे। एक्चुअली क्या, इसमें आजकल जो हमारा सामाजिक परिवेश हो गया है इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आज के दौर में हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि एक व्यक्ति के काम करने से घर नहीं चलता। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, जिससे बच्चों की देखभाल के लिए घर में कोई नहीं रहता। आजकल ज़्यादातर घर
न्यूक्लियर फैमिली है या सिंगल अकेले रहते हैं, संयुक्त परिवार तो बहुत कम ही हैं। अकेले रहने के कारण ज़्यादातर बच्चे नौकरों और आयाओं के भरोसे रहते हैं, जो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो पूरी तरह करती हैं, परंतु मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। बच्चों में माँ की ममता, पिता का स्नेह, भाई बहन का स्नेह, ये सब अछूता सा ही रह जाता है। हम उन्हें भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ पाते। पहले के परिवार संयुक्त हुआ करते थे। बालक को दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, बहुत सारे रिश्तों में बंधकर रहना पड़ता था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ कोई ना कोई बच्चे का ख्याल रखने के लिए होता था, जो उसे प्रेम और स्नेह प्रदान करता था किसी न किसी रूप में। इन रिश्तों के साथ उसे माँ की कमी ही महसूस नहीं होती थी। पिता हमसे दूर है या नहीं, पिता के स्नेह की कमी नहीं होती थी। आज हम बड़ों की कदर नहीं कर रहे, उनको सम्मान नहीं दे पा रहे जिसके वे हकदार हैं। जैसे ही बच्चा वेल डेवलप्ड होता है, एस्टैब्लिश होता है, वह अपने पेरेंट्स से दूर चला जाता है। उसे पेरेंट्स का साथ में रहना बंधन लगता है कि ये हम पर रोक टोक लगाएंगे, हमें इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, हमारी फ्रीडम छिन जाएगी। ऐसे जो उच्च श्रृंखल विचार हैं, ये समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमें रोकते टोकते हैं तो हमारी अच्छाई के लिए रोकते टोकते हैं, लेकिन इसका एहसास भी हमें होता है, परंतु समय निकल जाने के बाद। गुड इवनिंग सबनम मैम। आज हम नैतिक शिक्षा से बहुत दूर होते जा रहे हैं, नैतिकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं समाज में संयुक्त परिवार से एकल परिवार का बनना भी सबसे बड़ा कारण है। संयुक्त परिवार में रहने से उनकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाता था। बच्चे को बुजुर्गों के सानिध्य में नैतिक संस्कार बहुत अच्छे से मिलते थे। पेरेंट्स कहानियाँ सुनाकर बच्चे को छोटी छोटी बातों पे प्रेम से डांट कर, सिखा कर, समझा कर बातें मनवा लेते थे। बच्चों को नमस्कार करना, बच्चों को एक दूसरे से चीज़ें बांटना, बड़ों के पैर छूना, बड़ों का आदर करना, घर में कोई अतिथि आया है उसका सत्कार करना, अपने मित्रों से खाना, अपने खिलौने, ये सब चीज़ें शेयर करना, ये सब आता था। आज आप देखेंगे तो एक समस्या ये भी है, बच्चे शेयरिंग नहीं करते। ज़्यादातर घरों में एक एक दो दो बच्चे होते हैं, समाज से उनका इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता, उनमें शेयरिंग का गुण नहीं है। कोई बाहर से आपके उनके घर आ जाता है और वो उनके खिलौने को उठा लेते हैं, तो उसमें ही इतना अजीब सा रिएक्शन होता है कि पेरेंट्स उसकी चिल्ला चोट से शांत करवा देते हैं। एक चीज़ और कहूँगी कि आजकल पेरेंट्स ने भी बच्चों को टोकना कम कर दिया है। बच्चों को सही समय पर टोकना बहुत आवश्यक है। बच्चे को अगर बुरा लगता है तो उसे समझाएं, परंतु उसे सही समय पर टोकना बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे को सही समय पर नहीं टोका गया तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और अगर उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाता तो फिर वो सुधरेगा कैसे? सुधार बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे छोटी छोटी बात पर ईगो को बीच में ले आते हैं, मेरी इज्जत, और ये ऐसा कैसे कर दिया, सबके सामने मुझे डांट दिया। बच्चों में सहनशीलता का गुण भी सिखाया जाए। सहनशीलता के गुण में
गुण के अभाव में ही बच्चे आत्महत्या तक चले जाते हैं। अगर उनमें धर्म और आस्था से उन्हें जोड़ा जाता तो शायद उनमें सहनशीलता का गुण आ जाए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या मिल रहा है। आजकल हर चीज़ उन्हें आसानी से उपलब्ध है अपने पेरेंट्स के द्वारा। अगर कोई चीज़ संघर्ष से प्राप्त होती है तो उसकी वैल्यू होती है। आजकल बच्चों को हम ईट टू फैट वाला काम कर रहे हैं कि उन्हें सब पका पकाया दे देते हैं, जिससे उन्हें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें ये सब चीज़ें बतानी भी बहुत ज़रूरी हैं कि कोई भी चीज़ उन्हें प्राप्त हो रही है तो वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से उन्हें हम दे रहे हैं। इसका एक प्रयोग मैंने किया, एक उदाहरण बताऊंगी। आजकल बच्चे जैसे ही 12th पास कर जाते हैं, बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट होने के बाद जहाँ भी उन्हें एडमिशन मिलता है, वहाँ से उनका जब आना जाना होता है तो आजकल एसी में जाते हैं। नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हम शिक्षा में देना चाहिए। हम सब उन्हें टॉप फैसिलिटी ही क्यों देते हैं? उन्हें ज़मीन से जुड़ना भी तो सिखाएं। एक बार उन्हें ट्रेन में जनरल सफ़र करवाइए। एक जनरल बोगी में कैसे चढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, कितनी देर खड़े रहते हैं, किस किस तरह के लोग उसमें आते हैं, क्या विचार शेयर करते हैं, वहाँ ज़िंदगी कितनी कठिन है। ये मतलब सफ़र में जो उसको अनुभव प्राप्त होंगे वो बेहद ज़रूरी है। वे अनुभव उसे नैतिक शिक्षा से जोड़ पाएंगे। दोबारा आप उसे स्लीपर का रिजर्वेशन करवा कर ले जाएं। दोनों में उसके डिफरेंस पूछिए कि दोनों में आपका अनुभव क्या है। तीसरी बार उसे एसी में ले जाएं। तीनों के डिफरेंस पूछिए तो आपको दोनों तरह के रुझान मिलेंगे। बच्चा कहेगा कि वहाँ जनरल डिब्बे में बहुत अच्छा लगा, वहाँ कितने तरह के लोग, कितने तरह के विचार, कितना शोरगुल, कितनी जद्दोजहद के साथ खड़े होना और बैठना संभव हो पाया। दूसरे डिब्बे के जो अनुभव होंगे वो थोड़े शांति वाले होंगे कि हम बड़ी आसानी से बैठ गए, कुछ ही लोगों का आवागमन था बस। और तीसरे डिब्बे के उसके जो अनुभव होंगे वो उसे समाज से दूर कर देंगे। उसका किसी से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा, किसी से आपसी विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ होगा, उसे ज़्यादा कोई कष्ट नहीं हुआ। वो अपने डिब्बे में जाके बैठ गया और गंतव्य आने पर उतर गया। ये तीनों फैसिलिटी हमने उसे दी, हम तीनों फैसिलिटी देने में उसे सक्षम हैं। परंतु जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसे ज्ञात होना चाहिए कि ये तीनों हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। ये तो एक छोटी सी फैसिलिटी की बात है। हम उसे जो भी दे रहे हैं इसका उसे एहसास होना चाहिए। अगर बच्चे को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे समाज में उपस्थित लोगों को जो चीज़ उन्हें मिल रही है वो कैसे मिली, कितने संघर्षों के बाद मिली, अगर इसका एहसास उसे नहीं है तो व्यर्थ है। शिक्षा जीवन का संस्कार है जो युवाओं को आदर्श की ओर ले जाता है। आदर्श सभ्यता, अनुशासन, विनम्रता आदि शिक्षा की सुंदरता है। यह जीवन का पवित्र संस्कार है जो सभी को सर्वप्रथम माँ से प्राप्त होता है, फिर पारिवारिक परिवेश से और फिर गुरु से। तो हमें बच्चों को अच्छा परिवेश प्रदान करना चाहिए। बच्चा स्वयं कुछ भी नहीं सीखता, बच्चा इसमें बहुत कम जिम्मेदार है। हमारा समाज, हम उसे जैसा ढालना चाहेंगे वो वैसा ढलेगा। तो हमें ही ये पहल करनी पड़ेगी और हमें ही ये पहल हर कदम पर करनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल कर बच्चे को दीजिए, उसे योग से जोड़िए, उसे साहित्य से जोड़िए, उसे प्रकृति से जोड़िए। जो हमारा परिवार, हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं,
सब बच्चों को नैतिकता, उदारता, सेवा, त्याग, समर्पण आदि शिक्षा के संस्कारों की ओर ले जाती हैं, परंतु सिर्फ तभी जब हम उसको वो परिवेश दे पाते हैं। अभी कोविड के इसमें कुलवीर सिंह जी राम राम, लॉकडाउन जो हुआ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई। सभी लोग घर में थे, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताया सबने। अभी ये एक ऐसा दौर था और है जिसमें हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते थे और सिखाया भी है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर जो भी प्रसारण हुए उनको सलाम। जो भी धार्मिक धारावाहिक दिखाए गए उनसे हमारे समाज में एक बहुत अच्छा परिवेश निर्मित हुआ। बच्चों को वो परिवेश मिला जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, जो उन्हें हम कभी दे ही नहीं पाए। बच्चे इतनी अच्छी भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, इतनी क्लिष्ट भाषा का, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाए। बच्चे अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना सीख गए, प्रणाम करना सीख गए, सुबह उठकर माता पिता के चरण छूना सीख गए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना सीख गए, पूजा पाठ करना सीख गए, और वो उन्हीं पात्रों का अनुसरण भी कर रहे हैं। निश्चित ही ये नैतिक शिक्षा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की युवा पीढ़ी पर हम आरोप लगाते हैं जो भी निराधार नहीं है, कि उच्च श्रृंखल हो गई है, क्योंकि पेरेंट्स का अंकुश खत्म हो गया। सोशल मीडिया के कारण पेरेंट्स का अंकुश कम हो गया। बालक जन्म से न तो अच्छा होता है न ही बुरा, उसका मस्तिष्क तो कोरे कागज के समान होता है, जिस पर लिखने का दायित्व माता पिता, परिवार, सामाजिक परिवेश, उसके शिक्षक, उससे जुड़ने वाले हर व्यक्ति का होता है। यह दायित्व सर्वप्रथम माँ और परिवार को निभाना होता है। जिस परिवार का वातावरण अच्छा होता है उन बालकों के संस्कार भी अच्छे होते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वे अपने पेरेंट्स का आदर सम्मान करते हैं और एक आदर्श स्थापित करते हैं समाज में। शिक्षक और छात्र के संबंध में अगर बात करें तो हमें मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर उन्हें जोड़ना है। शिक्षा को सिर्फ बौद्धिक स्तर तक नहीं रखना है। आज की शिक्षा है सिर्फ परीक्षा लेकर अच्छे से अच्छे अंक हासिल करने तक रह गई है, जो बेबुनियादी है। मुझे तो ये मेरा स्वयं का विचार है कि ये शिक्षा हमें सिर्फ डिग्री लेना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाती। आर्ट ऑफ लिविंग तो हम समाज के विभिन्न चरणों से गुजरकर ही सीखते हैं। और अगर हम बच्चों में बचपन से ये नैतिक गुण डाल दें तो वो जल्दी सीख जाएगा, उसका जीवन यापन आसान हो जाएगा। आज जो बच्चों में, बड़ों में और हमारे समाज में आस्थाहीनता, बेचैनी, आवेश, निराशा, इतने सारे असंतुलन हैं और इतनी सारी जो समस्याएं व्याप्त हैं, इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं का सृजनात्मक विकास किया जाए, उनमें संवेदनशीलता का विकास किया जाए। और ये संवेदनशीलता ही हमारे अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। अगर वे हमारे पर्यावरण, हमारे मानविक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होंगे तो निश्चित ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। समाज से बुराइयों को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि बाल्यावस्था से ही बच्चों के नैतिक गुणों का विकास हो, जिससे बच्चे संवेदनशील, परिश्रमी, ईमानदार, दृढ़ संकल्पी, आत्मविश्वास से युक्त हों।
ऐसे सद्गुणी बच्चे उन्नत और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज समाज में बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता जैसे दुर्गुणों से दूषित हो गया है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई है, इसको राष्ट्र की सफलता का प्रतीक माना जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से सफलता नहीं मानी जा सकती। पूर्ण रूप से हम सफल तभी होंगे जब हमारे समाज की सारी बुराइयां निर्मूल रूप से समाप्त हो जाएंगी। संपूर्ण राष्ट्र में शांति और भाईचारे का वातावरण होगा। नैतिक शिक्षा से समाज और राष्ट्र का कल्याण तो होगा ही, साथ ही व्यक्ति विशेष को भी लाभ होगा। इसका हमारे शरीर और मन पर भी प्रभाव पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। हम दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। उस पर विपत्तियों की छाया भी नहीं पड़ेगी जिनमें ये संस्कार, ये गुण उत्पन्न हो जाएंगे। उसको सुख, समृद्धि, वैभव, कीर्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। आज अगर हम नैतिक शिक्षा में थोड़ा सा सोचें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने समाज में एक ट्रेमेंडस रूप में, क्या किसी चीज़ को बदलना, किसी चीज़ को सिखाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये एक बार में नहीं आती। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। झट से हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। इतिहास बनाने में समय लगता है। कुछ उपाय हैं जो हमारी नैतिक शिक्षा को उच्च आयाम दे सकता है। हमें आज के परिवेश में, अपनी व्यस्त लाइफ में बच्चों को प्रकृति से अवश्य जोड़ना है। सुबह का सूर्य का उगना, सूर्य का छिपना, उसकी सुंदरता को निहारें। बच्चों में पशु पक्षियों की देखभाल के गुण विकसित करें। पक्षियों को दाना देना, पक्षियों को पानी पिलाना, पक्षियों को चुगाना, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करना, छाया प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए पौधों का रोपण करना, उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना, मैदान में खेल खेलना, घर में नहीं, इंडोर गेम्स तो बहुत हैं जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके। थोड़ा समय निकालकर सब एक साथ बैठकर किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से उसके विचार पूछें, बच्चों को कहाँ क्या समस्या है, बच्चे को सुनें। आप बच्चों को जितना सुनेंगे बच्चा आपसे जुड़ेगा। भावनात्मक रूप से जुड़ाव, चाहे वो हमारी कक्षा का मामला हो, चाहे हमारे घर का, चाहे समाज का। आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। आप अगर किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहे तो मात्र एक कार्य करें, उसके पास बैठकर उसकी बात सुन लें। आपको किसी भी धन की और किसी भी मदद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका इतना सुनना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही आप उनको सुनेंगे ना, उसका मन हल्का हो जाएगा और जो भी समस्या है उसका उपाय मिल जाएगा। और उपाय न मिल पाने के कारण ही तो हर व्यक्ति दुखी है। दुखी होने के बाद कुंठाग्रस्त हो जाता है। जब उसका उपाय नहीं ढूंढ पाता तो कुंठाग्रस्त होकर अनैतिक कार्यों की ओर चला जाता है। हम अपने जीवन के प्रति क्षण में कुछ ना कुछ सीखते हैं। बस उस सीखने की प्रक्रिया को भावना से जोड़ दीजिए, नैतिकता आ जाएगी।
बच्चों को दिन में एक बार, जब आपके पास समय हो, कुछ ना कुछ अच्छी बात अवश्य बताएं। उसे एक दृष्टांत अपने पूर्वजों का, महान विद्वानों का, किसी शास्त्र से, किसी कहानी से, कहीं ना कहीं से जोड़कर उसे एक अच्छी बात रोज बताएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम 100 बार भाषण देते हैं, 100 बार अच्छी बात बोलते हैं, पर कभी ना कभी अगर सुनने वाले पर एक शब्द भी उसके दिमाग में चला गया और उसके दिमाग में वो शब्द क्लिक कर गया, तो उससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसके सोच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। तो जब हम बार बार उसी कार्य को करेंगे और बार बार उसे अच्छी बातें सिखाएंगे, अच्छी बातों का अनुसरण करवाएंगे, तो निश्चित ही हम उसे नैतिकता का पाठ पढ़ा पाएंगे, अनुसरण में ला पाएंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चे को विश्वास दिलाना और उसे आस्था से जोड़ना। जब बच्चा बहुत निराश होता है, हताश होता है, और कभी बच्चा ही क्यों, समाज का हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति, अगर वह आस्था रखता है ना, प्रभु में आस्था रखता है, वो डिवाइन पावर उसमें आस्था रखता है, तो वो कभी निराश नहीं हो सकता। उसे ध्यान, प्रार्थना, योग, इन सब से जोड़िए। आस्थावान व्यक्ति कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करता और वह संयमित जीवन जीते हुए मर्यादा का आचरण करता है, नैतिकता सीखता है। मैं आपको एक दृष्टांत और सुनाना चाहूँगी, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँगी। एक कहानी है जो हमें नैतिक शिक्षा का बेहतर पाठ पढ़ाती है। पूर्व जन्म में तथागत बनारस के राजा ब्रह्मदत्त के राजपुरोहित थे। राज्य में उनका बहुत सम्मान था। उनके रूप, ज्ञान, सदाचार और दान की घर घर में चर्चा थी। राजा भी उनके प्रति बहुत आदर, श्रद्धा और प्रेम रखते थे। एक दिन की बात है कि राजपुरोहित सभा से लौटते हुए राजकीय कोष का एक सिक्का उठा लाए। कोषाध्यक्ष ने उन्हें देख लिया, लेकिन वे बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, सारे लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसने दूसरे दिन भी देखा कि राजपुरोहित राजकीय कोष से 2 सिक्के उठाए लिए जा रहे हैं। आज भी वह चुप रहा, लेकिन तीसरे दिन जब राजपुरोहित मुट्ठी भर सिक्के उठाकर चलने लगे तो कोषाध्यक्ष से रहा नहीं गया। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर कहा, यह राजपुरोहित सदाचारी, ईमानदारी और दानी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा ढोंगी है, कपटी है, चोर है। राजकोष से धन चुराने के अपराध में इसे गिरफ्तार किया जाए। और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजपुरोहित को रस्सी से बांधा गया और उन्हें सभी राजमार्गों से पैदल ही कारागार की ओर ले जाया गया। जनता उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। दूसरे दिन उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने गुस्से से कांपते हुए आज्ञा दी कि इस चोर को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। लेकिन उनके मन में आया कि एक बार इनको भी सुन लेना चाहिए। उन्होंने राजपुरोहित से कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो राजपुरोहित ने जवाब दिया,
राजन, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे मन में शंका थी कि राज्य की जनता और आप किस गुण का सम्मान करते हैं, मेरे शास्त्र ज्ञान का, मेरे रूप का, या मेरे चरित्र का? इसका उत्तर पाने के लिए मैंने ये दुष्कर्म किया। मुझे आज यह पूर्ण रूप से पता चल गया कि अगर मैं नैतिकता और सदाचार की सीमाओं का उल्लंघन करूंगा तो ज्ञान और विद्वता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। इससे यह ज्ञात होता है कि नैतिकता और सदाचार ही सर्वोपरि है। अगर सदाचार नहीं है और नैतिकता नहीं है तो व्यक्ति का जीवन बेकार है। सदाचार कुछ अलग से कोई विशिष्ट गुण नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को सुशिक्षा, सत्संगति, स्वानुभाव की आवश्यकता है। सदाचार में साधारण सी बातें आती हैं जो व्यक्ति को असाधारण बना देती हैं। झूठ न बोलना, मृदुल व्यवहार, विनम्रता, मीठा बोलना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपन शीतल हो। विनम्रता प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जीत लेती है। स्वाभिमान, ईमानदारी, आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम, ये ऐसे गुण हैं जो निरंतर किसी एक गुण का भी अनुसरण आप ईमानदारी से करने लगे तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है वो गुण हमको। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, सुनो, स्वर्ग क्या है? सदाचार है। मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। सदाचार ही गौरवागार है। मनुष्य ही मुक्ति का द्वार है। एक ईश वंदना के साथ मैं अपना उद्बोधन यही खत्म करूंगी। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में प्रभु, हम सदाचारी बने, हर मनुष्य सत्यव्रत धारी बने। जय राम जी की। वंदे मातरम। अंतर्राष्ट्रीय संस्कार मंच का सहृदय हार्दिक आभार। आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप सभी विद्वानों का, समाज सेवियों का और सोदार सिंह तरार जी का कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक आभार। सबको राम राम। जय हिंद। वंदे मातरम।